आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लीक हुए कॉन्सेप्ट पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। माना जा रहा है कि ये एवेंजर्स डूम्सडे फिल्म के शुरुआती 30 मिनट का ब्यौरा हो सकता है। अच्छा। हाँ, पहला सीन, कहानी फैंटास्टिक फोर की पृथ्वी पर शुरू होती है। ओके। रीड रिचर्ड्स अपनी लैब में है और वो एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स होलोग्राफिक मल्टीवर्स मैप को देख रहे हैं। नोट्स में लिखा है कि उनके चेहरे पर गहरा तनाव है, जैसे कई रातों से सोए नहीं हैं। काफी इंटेंस शुरुआत। हाँ, और तभी वहां बेन ग्रिम आते हैं, द थिंग। अच्छा। वो थोड़े कैजुअल अंदाज में आते तो हैं, लेकिन उनकी आवाज में, उनके हाव भाव में चिंता साफ दिखती है। और फिर रीड अपनी सबसे बड़ी चिंता जाहिर करते हैं। वो कहते हैं टाइमलाइंस वो ढह रही हैं। ये सुनते ही बेन का चेहरा, जो शायद थोड़ा माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, एकदम पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। देखिए, कहानी की शुरुआत ही कितने ऊंचे दाव से हो रही है। ये मल्टीवर्स मैप, रीड का वो थका हुआ चेहरा, और फिर ये डायलॉग, टाइमलाइंस ढह रही हैं। हाँ, ये सब चीख चीख कर कह रहा है कि खतरा किसी एक शहर या देश का नहीं है। सही। ये तो पूरी रियलिटी का संकट लग रहा है। यहाँ सीधे तौर पे इनकर्जन शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ शायद, नहीं। पर दो पृथ्वियों के टकराने का इशारा। ये मल्टीवर्सल कहानियों का सबसे बड़ा संकट माना जाता है। बिल्कुल। एक पूरी रियलिटी खत्म हो सकती है, या शायद दोनों ही। ये बहुत गंभीर है। हाँ, वाकई। और इसी सीरियस माहौल में एंट्री होती है जॉनी स्टॉर्म की। अच्छा, ह्यूमन टॉर्च। हाँ, अपने जाने पहचाने अंदाज में, थोड़ी मस्ती थोड़ा मजाक आते ही कहते हैं, रीड, तुम्हारी ये इक्वेशंस इतनी पावर खींच रही हैं कि लगता है आज पूरे शहर की बत्ती गुल करके मानोगे। टिपिकल जॉनी। बिल्कुल। लेकिन वो माहौल की गंभीरता को तुरंत भांप लेते हैं। रीड और बेन दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। समझ गया। तो वो मजाक छोड़कर सीधे पूछते हैं, क्या चल रहा है, सब ठीक तो है? सू और फ्रैंकलिन कहाँ हैं? और रीड का जवाब बहुत शांत है, पर उसमें एक अजीब सी सख्ती है। कहते हैं वो सुरक्षित है, घर पर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सुपर स्पीड यूज करके अपने घर पहुंचते हैं। ओके। घर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी, मतलब गैर मामूली खामोशी महसूस होती है। अच्छा। जैसे फैंटास्टिक फोर का घर आमतौर पे चहल पहल वाला होगा, वार्म होगा, पर वहां सब कुछ ठंडा, खाली और बेरंग सा लगता है। ये कॉन्ट्रास्ट काफी इफेक्टिव हो सकता है विजुअली। हाँ, और उन्हें कमरे के बीचों बीच फर्श पर सिर्फ एक जर्नल या किताब गिरी हुई मिलती है। गिरी हुई। हाँ, जैसे किसी छीना झपटी में गिर गई हो। ये देखते ही जॉनी के चेहरे पे पहले शक, फिर गहरा सदमा और डर साफ दिखने लगता है। ये सीन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का एक बढ़िया उदाहरण लग रहा है। वो एक वार्म फैमिली माहौल एक्सपेक्ट कर रहा था, बिल्कुल। और उसे मिला एक भयानक सन्नाटा। वो गिरी हुई किताब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक विजुअल क्यू है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। किसी के जबरदस्ती गायब किए जाने का इशारा। बिल्कुल। और जैसे ही जॉनी इस भयानक सच्चाई को समझ रहे होते हैं, सीन कट होकर वापस रीड की लैब में जाता है। अच्छा, इंटरकटिंग। हाँ, रीड अपने कैलकुलेशंस के फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते हैं। स्क्रीन पर कुछ डेटा आता है और रीड लगभग फुसफुसाते हुए कहते हैं, ये इनकर्शन, ये अर्थ 616 के साथ है। ओह, मेन एमसीयू टाइमलाइन। हाँ, वो तुरंत बेन की तरफ मुड़ते हैं। उनकी आवाज में अब एक अलग ही अर्जेंसी है। हमें उन्हें वॉर्न करना होगा। बेन, टाइम खत्म हो रहा है। कोई उन्हें ले गया। अरे बाप रे, एक साथ डबल संकट। हाँ, रीड, जो अभी अभी मल्टीवर्सल संकट की बात कर रहे थे, ये सुनकर पूरी तरह सन्न रह जाते हैं, जैसे जम गए हों। यही तो कहानी इंटेंस हो जाती है। एक तरफ मल्टीवर्सल इनकर्शन का खतरा, जो पूरी रियलिटी मिटा सकता है। हाँ, और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त रीड के अपने परिवार का गायब हो जाना, सू और फ्रैंकलिन। दोनों। ये कहानी को एक ही साथ कॉस्मिक और बेहद पर्सनल लेवल पर ले जाता है। दाव अचानक बहुत ज्यादा ऊंचे हो गए हैं। बिल्कुल। रीड अब सदमे से बाहर आकर तुरंत एक्शन में आते हैं। सीन 5 में हम देखते हैं कि वो तेजी से अपने कंसोल पर घर के सिक्योरिटी कैमरा फुटेज खोलते हैं। ओके, फुटेज चेक कर रहे हैं। हाँ, स्क्रीन पर पहले कुछ स्टैटिक जैसा है, फिर वो फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम जूम करके देख रहे हैं बहुत ध्यान से। फुटेज थोड़ा ब्लरी है। लेकिन दिखता है कि एक हरे रंग की हुडी पहने हुए कोई शख्स घर में दाखिल होता है। हरे रंग की हुडी, डूम। शायद वो फ्रेम में मुश्किल से कुछ सेकंड्स के लिए रहता है और फिर अचानक सू और फ्रैंकलिन फुटेज से गायब हो जाते हैं। गायब कैसे?
पता नहीं, जैसे हवा में घुल गए हों। रीड तनाव में फुसफुसाते हैं, ये डूम है। इतना यकीन? हाँ। बेन ग्रिम, जो शायद थोड़े कंफ्यूज्ड है, पूछते हैं, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो रीड? हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। सही सवाल है। और रीड का जवाब उनके और डूम के बीच के गहरे कॉम्प्लेक्स इतिहास की तरफ इशारा करता है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, उसकी हरकतों को पहचानता हूँ, और मुझे पता है अगर सू और फ्रैंकलिन गायब हुए हैं तो उनके साथ डूम ही है। डॉक्टर डूम का विलन के तौर पर इस तरह सामने आना, वो भी फैंटास्टिक फोर की कहानी में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोड़ है। हाँ बिल्कुल। और रीड का ये अटूट विश्वास कि ये डूम ही है, ये सिर्फ उनके पुराने इतिहास की वजह से नहीं लगता। ये शायद इस बात का भी संकेत है कि मल्टीवर्सल स्केल पर भी डूम की एम्बिशंस और रीड के डर कितने जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ एक पुराना दुश्मन नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक लेवल का प्रतिद्वंदी लग रहा है। सीन 6 में बातचीत और भी सीरियस हो जाती है। रीड अपने सिस्टम पर लैटवेरिया के फीड्स चेक करते हैं। डूम का देश? हाँ, सैटेलाइट इमेजरी, लाइव फीड्स, सब। लेकिन वहां डूम का कोई अता पता नहीं। रीड परेशान होकर कहते हैं, वो महीनों से लैटवेरिया से गायब है, साफ है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। लेकिन सू और फ्रैंकलिन, उन्हें क्यों? ये मिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। हाँ, लैब में एक भारी खामोशी छा जाती है। रीड का दिमाग तेजी से चल रहा है, वो हजारों पॉसिबिलिटी सोच रहे होंगे। तभी बेन ग्रिम आगे बढ़ते हैं। वो रीड का कंधा पकड़कर एक बहुत मुश्किल लेकिन शायद उस वक्त जरूरी लगने वाली बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं, रीड सुनो मेरी बात, पहले हमें 616 वालों को वार्न करना होगा। अगर इनकर्शन वाकई आ रही है तो लाखों करोड़ों जाने खतरे में है, वो ज्यादा जरूरी है। ओह, ये तो... हाँ, वो आगे कहते हैं, सू और फ्रैंकलिन, हमें मानना होगा कि वो डूम के पास फिलहाल सेफ हैं। सेफ? डूम के पास? ये कैसे मान सकते हैं? वही तो। बेन आगे कहते हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे बाद में। ये एक क्लासिक हीरो डिलेमा है, अरबों अनजान जिंदगियां या अपना परिवार। बिल्कुल। बेन का तर्क ऊपरी तौर पे प्रैक्टिकल लगता है, बड़े खतरे को पहले देखो, लेकिन ये सोचना कि सू और फ्रैंकलिन डूम के पास सुरक्षित हैं, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक अजम्पशन है। हाँ, डूम की फितरत देखते हुए तो बिल्कुल नहीं। ये पल रीड के कैरेक्टर के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाता है, साइंटिस्ट और प्रोटेक्टर की जिम्मेदारी बनाम पति और पिता का कर्तव्य। नोट्स के मुताबिक रीड पहले हिचकिचाते हैं, उनकी आंखों में दर्द और कंफ्यूजन साफ दिखता है, लेकिन फिर वो भारी मन से सिर हिलाकर मान जाते हैं। मुश्किल फैसला। हाँ, उनके चेहरे पर अब एक डबल चिंता है, मल्टीवर्स को बचाने की और अपने परिवार को खो देने का डर। समझ सकता हूँ। और इसी भारी बोझ, इसी दोहरे मिशन के संकल्प के साथ रीड रिचर्ड्स ने मल्टीवर्सल ट्रैवल की टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की। बैकग्राउंड में एक धीमा, थोड़ा सैड सा ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक है, जिसके साथ एक टेंशन वाली टिक टिक की आवाज लगातार चल रही है, जैसे टाइम भाग रहा हो। माहौल सेट करा है। हाँ, मोन्टाज की शुरुआत एक अंधेरी लैब से होती है। रोशनी सिर्फ होलोग्राफिक स्क्रीन्स और मशीनों से आ रही है। हवा में कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस तैर रही हैं, वर्म होल्स, क्वांटम रिफ्ट्स। हम रीड की धीमी आवाज सुनते हैं, स्पेस के परे जरूर कुछ और है। शायद हम यूनिवर्स की बाउंड्रीज को भी पार कर सकते हैं। उनकी सालों की रिसर्च का फल। बिल्कुल। इसके बाद हम रिसर्च और फेलियर्स के तेज शॉट्स देखते हैं। रीड एक पुराने शिप इंजन को खोल रहे हैं, तारे बदल रहे हैं। एक छोटे एक्सपेरिमेंट में वो एक क्यूब को मिनी पोर्टल से भेजने की कोशिश करते हैं, पर वो जल जाता है। निराश रीड गुस्से में मेज पर हाथ मारते हैं। इन फेलियर्स को दिखाना जरूरी है। ये बताता है कि ये कोई आसान काम नहीं था। ये रीड की जिद और उनकी ब्रिलियंस दोनों दिखाता है। बिल्कुल। और फिर आता है वो यूरेका मोमेंट। रीड के सामने स्क्रीन पर मल्टीवर्स ट्री का एक कॉम्प्लेक्स होलोग्राफिक मॉडल बनता है। वो बोर्ड पर लिखी एक लंबी इक्वेशन का आखिरी हिस्सा पूरा करते हैं, और अचानक उनके सामने एक चमकदार स्टेबलाइजेशन रिंग बन जाती है। ब्रेक थ्रू। हाँ, रीड की आंखों में थकान की जगह अब हैरानी और एक्साइटमेंट है। ये सिर्फ स्पेस ट्रैवल नहीं, ये रियलिटीज के पार जाना है। वाह। इसके बाद हम डिवाइस बनाने की प्रक्रिया तेजी से देखते हैं। रीड और बेन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स क्वांटम मल्टीवर्सल ड्राइव बनाते हैं, जिसे वो अपनी बनाई हुई एक स्पेशल शिप के कोर में फिट करते हैं। डिवाइस एक्टिवेट होते ही चमकने लगता है, उससे नीली और सुनहरी एनर्जी निकलती है। विजुअली काफी कूल लग रहा होगा। हाँ, इस टेंशन के बीच बेन थोड़ा मजाक करते हैं, पक्का है ना स्ट्रेच, ये हमें उड़ा तो नहीं देगा? रीड सीरियसली जवाब देते हैं,
अगर ये काम कर गया तो ये हमें वहां ले जाएगा जहां आज तक कोई नहीं गया। बिन का ह्यूमर टेंशन कम करता है और रीड का जवाब मिशन की इंपॉर्टेंस बताता है। बिल्कुल। और फिर मोन्टाज हमें याद दिलाता है कि ये मिशन सिर्फ साइंस या दुनिया बचाने के लिए नहीं है, ये बहुत पर्सनल भी है। कैसे? एक इमोशनल शॉट में हम जॉनी को चुपचाप सू और फ्रैंकलिन की एक तस्वीर देखते ले पाते हैं। फिर अगले शॉट में रीड उसी तस्वीर को शिप के डैशबोर्ड पर कंट्रोल्स के पास लगा देते हैं और धीरे से फुसफुसाते हैं, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। हाँ, ये जरूरी था। ये पूरी यात्रा के पीछे की असली इमोशनल मोटिवेशन को सामने लाता है। हाँ, उन्हें अर्थ 616 को वार्न करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन उनके दिल में, उनके मिशन के सेंटर में अपने परिवार को बचाने का संकल्प भी उतना ही मजबूत है, शायद उससे भी ज्यादा। बिल्कुल, ये टेक और इमोशन का, साइंस और फैमिली का एक पावरफुल मिक्स है। सही कहा। मोन्टाज अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। शिप का मेन इंजन स्टार्ट होता है, पूरा कमरा पावरफुल एनर्जी से हिलने लगता है। कंट्रोल पैनल की स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, मल्टीवर्सल कोऑर्डिनेट्स लॉक्ड, अर्थ 1616। डेस्टिनेशन सेट। हाँ, शिप के सामने बनी पोर्टल रिंग पूरी तरह स्टेबल हो जाती है और उसके बीच में एक चमकदार सुनहरा नीला भंवर तेजी से घूमने लगता है। पोर्टल खुल गया। आखिरी शॉट में हम तीनों को रीड, बेन और जॉनी शिप के अंदर अपनी सीटों पर बैठे और सीट बेल्ट बांधते हुए देखते हैं। चेहरे पर टेंशन, डिटर्मिनेशन और अनसर्टेनिटी का मिक्स है। रीड सामने दिख रहे भंवर को देखते हुए कहते हैं, बस यही है वो पहला कदम मल्टीवर्स में। शिप तेजी से आगे बढ़ता है और उस चमकदार पोर्टल में समा जाता है। एक तेज सफेद रोशनी स्क्रीन पर छा जाती है और सीन कट। और ये थे पहले 30 मिनट। कथित तौर पर हाँ। तो इन शुरुआती 30 मिनटों में कहानी की एक मजबूत मल्टी लेयर्ड फाउंडेशन रखी गई है। एक तरफ अर्थ 616 पर इनकर्शन का खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा। दूसरी तरफ डॉक्टर डूम ने सू और फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया है, एक पर्सनल संकट। और इन दोनों क्राइसिस के बीच फैंटास्टिक फोर सू के बिना मल्टीवर्स में अपनी पहली डेस्परेट जर्नी पर निकल पड़े हैं। उनका मिशन डबल है, 616 को वार्न करना और अपने परिवार को बचाना। हाँ, तो मतलब साफ है कि कहानी में पर्सनल और कॉस्मिक दोनों ही लेवल पर दांव बहुत ऊंचे रखे गए हैं। बिल्कुल। ये सेटअप बहुत इफेक्टिवली टेंशन, मिस्ट्री और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। कैरेक्टर्स को एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है जहां उनके हर फैसले के नतीजे बहुत बड़े होंगे। सही कहा। और जैसा कि आपने कहा, ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो सीधे इन सोर्सेज से ही उभरता है। हमें पता है कि डूम महीनों से गायब था और कुछ सीक्रेट प्लान कर रहा था। हाँ, रीड ने कहा था। तो सोचने वाली बात यह है, क्या डूम का सू और फ्रैंकलिन को अगवा करना किसी तरह उसी इनकर्शन से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में रीड 616 को वार्न करने जा रहा है? ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या डूम इस आने वाले मल्टीवर्सल संकट के बारे में पहले से जानता है और शायद इसका इस्तेमाल अपनी किसी योजना के लिए करना चाहता है? या फिर ये उसकी कोई पूरी तरह से अलग लेकिन उतनी ही खतरनाक योजना है जो कोइंसिडेंटली इनकर्शन के साथ ही सामने आ रही है। डूम के असली इरादे क्या हो सकते हैं? वो इस मल्टीवर्सल चेस बोर्ड पर कौन सा गेम खेल रहा है? ये वाकई में आगे सोचने और स्पेक्युलेट करने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। वाकई डूम के इरादे और उसका इस इनकर्शन से क्या कनेक्शन है, ये गुत्थी कहानी को किस तरफ ले जाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।